Hello students, I am Dr. Nilesh Sawant and I am back with the second lecture of the topic Living World. Now, in the previous lecture, what we have studied was what are living things and what's the difference between a living and a non-living thing, and what we saw was the characteristics of living things. ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कि सेलुलर कंपोजिशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब हमने कवर किया है ना। एक्चुअली डायरेक्टली अगर हम स्टेट बोर्ड की बुक में देखें तो जो इसके बाद वाला टॉपिक वो डायरेक्टली एकदम ट्रांजिट है, मतलब उसका कोई संबंध नहीं है विद द प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था, बिकॉज इसके बीच में आता है क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह जो एक्चुअली हमें सेकंड चैप्टर में है। तो दिस टैक्सोनॉमिकल एड वगैरह एक्चुअली जो हम अभी यहाँ पढ़ने वाले हैं इस सेशन में वो एक्चुअली उसके बाद होना चाहिए था, ठीक है। बट ठीक है, हम ये देख लेते क्या है। तो उससे पहले ये देखते हैं इनकी जरूरत क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी, ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स ना। हमें भी पता है धरती पे बहुत बहुत वेरिएशंस है, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है। सिर्फ एनिमल्स छोड़ो, प्लांट्स के भी बहुत सारे स्पीशीज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कई सारे स्पीशीज है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें बायोलॉजी में इन सब के बारे में पढ़ना है तो ये जो एक लाइफ हमें मिली है वो पूरी तो पढ़ने वाली बिल्कुल नहीं है। सो ऑब्वियसली एक एक एनिमल इतना है, मतलब अलग अलग स्पीशी है। तो तुम देख सकते हो, मतलब जो सबसे ज्यादा स्पीशीज है वो है इंसेक्टा कैटेगरी में, दैट इज आर्थ्रोपोड्स करके एक फाइलम आता है एनिमल किंगडम में। पूरे एनिमल्स की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फाइलम एनिमेलिया में एक फाइलम होता है विच इज आर्थ्रोपोडा, एंड उसमें ही करोड़ों स्पीशीज है, करोड़ों स्पीशीज, मतलब इंसेक्ट्स ही करोड़ों टाइप के हैं। तो अगर इंसेक्ट्स ही इतने हैं तो फिर बाकी फाइलम्स में जो मेंबर्स है, स्पीशीज है, वो कितने होंगे इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। सो सिंपल सी बात है, इतना वास्ट नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एक जन्म में भी स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली इन सबको, और ये अभी नहीं, सिर्फ ठीक है अभी हम देख रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो है ही, पर कुछ पहले, मतलब धरती जब बनी तब से लेकर अब तक बहुत ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहे हैं जो आज नहीं है, बट कभी तो भी इस धरती पे वो लोग राज कर। जैसे सिंपल एग्जांपल है डायनासोर्स, कि हम बोलते हैं कि दे रूल्ड द वर्ल्ड मेनी सेंचुरीज बिफोर वी कैन से। सो पर आज उनका नामो निशान नहीं है, पर हमें उनके फॉसिल्स वगैरह मिल जाते हैं। सो उनकी भी हम स्टडी करते हैं। तो सिंपल है, अर्थ जब से शुरू हुई है, अर्थ जब यहाँ पे एग्जिस्ट हुई है तब से कोई ना कोई तो ऑर्गेनिज्म रहा होगा, फिर वो मॉडिफाई होकर हम तक मल्टीसेलुलर एनिमल तक वो इवोल्यूशन हुआ है। तो हम इन सबको स्टडी करना चाहते हैं, और सिर्फ एनिमल्स नहीं, प्लांट्स में भी है, फंगसेस में भी है, माइक्रोब्स में भी है। सो देख सकते हो पढ़ने के लिए कोई लिमिट ही नहीं बची, इतने सारा काम है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है जिन्हें हमें पढ़ना है। पर एक एक पकड़ के मैं पढ़ूं तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे मेन जो चीज करनी पड़ती है हमें वो है क्लासिफिकेशन। सो जैसे मैंने बोल दिया एनिमेलिया या एनिमल्स और प्लांट्स, तो ऑब्वियसली साइंटिस्टों ने क्या किया, कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स असाइन कर दी किसको प्लांट बोलना है, ठीक है। जैसे सिंपल है, जिनके पास क्लोरोफिल है, जिनके पास क्लोरोफिल और जो खाना खुद बना सकते हैं, हम उन्हें प्लांट्स कैटेगरी में डालते हैं फर्स्ट। दूसरा, दे शुड हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स, टिपिकल जो कैरेक्टर्स है प्लांट्स के वो है। अच्छा, कुछ कुछ एक्सेप्ट, जैसे अलगे में रूट्स है बट दे आर नॉट स्टेम्स एंड लीव्स, ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं है। तो उसमें भी सब केसेस है जो भी है, थैलोफाइटा वगैरह वगैरह करके भी उसमें कैटेगरीज है जो हम आगे सब्सिक्वेंट लेसंस में देखेंगे। बट जो भी है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है किसे प्लांट्स बोलना है, देन एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है किसे एनिमल्स बोलना है। सो ये जो है ना, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, एंड इसी को हम टेक्निकल टर्म्स में जो हम बोलते हैं वो है टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन, मतलब उस एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करो, देन क्लासिफाई कि वो क्या है, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, बैक्टीरिया, जो भी जो ऑर्गेनिज्म मिला है। देन इवन यू हैव टू नॉमेनक्लेचर इट। नॉमेनक्लेचर इज मींस आर्ट ऑफ नेमिंग, नाम भी तो देना पड़ेगा उसको कुछ ना कुछ।
मतलब देखेंगे तो जैसे अगर हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज कि एक ही चीज के एक्चुअली देखो, अब जैसे इंडिया में ही 1760 लैंग्वेज बोली जाती है। हर लैंग्वेज में मैं अगर एक चीज का नाम बोलूं तो उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेने के लिए मैं एक बता देता हूं कि सपोज अपन लेते हैं स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो इंग्लिश में उसे कहते हैं ऑब्वियसली, बाइनोमियल नेम जो हम पढ़ेंगे दैट इज इपोमिया बटाटस, ठीक है। यही हम मराठी में रताड़ो बोलते हैं, बट यही फिर हिंदी में शक्करकंद कहते हैं। फिर ऐसे करके उसके अलग अलग भाषा में, मतलब देखो एक ही चीज है पर अलग अलग भाषा में उसके बहुत सारे नाम हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है ये सबको तो समझ में नहीं आएगा। मैं अगर सपोज इंग्लैंड में गया एंड उधर जाके बोलूंगा रताड़ो दो तो ऑब्वियसली इट साउंड्स ऑड एंड उन्हें भी समझ में नहीं आएगा। सो दस लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर ओवर देयर। सो नेमिंग एक ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो। तो जो मैंने एक नाम लिया था इपोमिया बटाटस, ये उसका बाइनोमियल नेम है, ठीक है। सो इन बाय दिस नेम अगर हम गूगल पे कहीं जाके सर्च करें तो हमें वही इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये क्या है, ठीक है। सो इस तरीके से उसको एक नॉमेनक्लेट भी करना था। तो ये सबसे हेक्टिक काम कि इस दुनिया में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले, एंड फिर जो मर चुके हैं उनको भी क्लासिफाई करने का जो काम था वो हाथ में लिया गया, उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। सो द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग इट, क्लासिफाइंग इट, नेमिंग इट, again collection and naming it is known as taxonomy, जो हम इसका डेफिनेशन वापस हम नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं। सो उसे हम कहते हैं। तो ये डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए हमें उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जिसे ना तो जैसे सिंपल है, जैसे राइनोसरस या गेंडा जब हम बोलते हैं तुम्हारे सामने तुरंत आता है कि सामने एक बड़ा सा सींग है, बड़ा सा जानवर है, तो कैसा होता है, these are its identification marks। तो हर एनिमल के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं या आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे इफ आई से ट्रंक, लगे जब अपने को हाथी याद आता है, क्योंकि दूसरा कोई जानवर नहीं जिसको ऐसे कोई लंबी सूंड हो या ट्रंक हो। सो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो उनके कोई कैरेक्टर्स उठा के उन्हें क्लासिफाई करना, तो ये इस आर्ट को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है, जो नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं। पर वो टैक्सोनॉमी में मदद करने के लिए हमारे पास कुछ, इसलिए बोलते हैं उसे टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब व्हिच विल हेल्प यू इन क्लासिफाइंग दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो उसमें कुछ जगह है जो हम मतलब टर्म्स है जो हमें थोड़े सीखने। तो सबसे पहला है हर्बेरियम, सो हर्बेरियम की अगर हम बात करें तो दिस वर्ड वाज कॉइन्ड बाय दैट इज पिटॉन डी चोर्नीफोर्ड, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज पर्सपेक्टिव से याद रखना है। हर्बेरियम वर्ड ये पहली बार दिया था बाय पिटॉन डी दैट इज चोर्नीफोर्ड, इसने दिया था। एंड दिस आर्ट ऑफ मतलब ये हर्बेरियम जो है, ये टेक्निक जो है, ये सबसे पहले ढूंढी थी बाय लुका घिनी। ही वाज इन आई थिंक सो 1400 के प्लस, मतलब 1500 के करीब, मतलब लेट 1400s में ये एक बंदा होके गया। ही वाज एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट का मतलब मैंने बताया वन हु डज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स वगैरह। सो ये लुका घिनी जो है उसने ये हर्बेरियम करने का पैटर्न स्टार्ट किया था। हर्बेरियम क्या होता है? अब बेसिकली दिस इज फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आधा प्लांट जो मेरी लोकेलिटी में है जिसे मुझे क्लासिफाई करना है, तो हम कैसे करते हैं, बुक के अंदर अगर हमने पत्ता रखा है उसको सूखने देते हैं, फिर देन इट बिकम्स ड्राई। तो हम क्या करते हैं, एक आधा प्लांट का छोटा सा जो प्लांटलेट फॉर्म में जब होगा तो वो उसके पूरे रूट्स, पूरा प्लांट चाहिए हमें, रूट से लेके उसके स्टेम तक, लीव्स तक, एंड फिर हम उसे ड्राई करते हैं, सुखाते हैं। सुखाने के बाद एक स्टैंडर्ड शीट ऑफ पेपर होता है, ठीक है, लैंडस्केप साइज का, तो जो नॉर्मली हम पकड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, वहां पे ये प्लांट यहाँ पे स्टिक कर देंगे, ठीक है। फिर वो किसी गम की मदद से हो या किसी भी चीज, या सेलो टेप है उसकी मदद से हम इसको यहाँ पे चिपका देते हैं, मतलब एक पेज, थिक पेज उसके ऊपर ही चिपकाएंगे। एंड देन उसके कॉर्नर पे लेबल में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, मतलब ये कौन सा स्पेसिमेन है, मतलब कौन सा प्लांट है, कहाँ से लिया गया है, कौन से डेट पे लिया गया था, देन
इसके पार्ट्स के बारे में की जानकारी और फिर इस मतलब बेसिक जानकारी, हु वाज द कलेक्टर, व्हेन इट वाज कलेक्टेड, तो वो यहाँ रहेगा। एंड इसके साइड में दूसरी शीट होगी, इसके साइड में तुरंत दूसरी शीट होगी जहाँ पे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, नेम, फिर उसका लोकल नेम, फिर हो सकता है उसका बाइनोमियल नेम, जो भी हर लैंग्वेज में नोन नेम वो लिखा जाएगा ताकि जो भी ये पढ़ेगा उसको शायद क्लिक हो। फिर वो कौन से ज्योग्राफिकल एरिया से लिया गया है, कब फ्लावर करता है, कब उसको फ्रूट्स आते हैं, कब उसको सीड्स आते हैं, सीड्स कैसे होते हैं, फ्रूट्स कैसे होते हैं, लीव्स कैसे होते हैं, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन तुम्हें इस प्लांट के सामने मिलेगा। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट प्लांट लिया जाता है, उसका पूरा डिटेल एंड बाकी पूरी उसकी ज्योग्राफिकल डिटेल्स वो साइड में। तो इस तरीके से ये एक पूरा उस प्लांट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ऐसे करके इसको बुक्स फॉर्मेट में हम रखते हैं और इनकी लाइब्रेरीज होती है। तो वो जो कलेक्शन ऑफ दीज ड्राइड स्पेसिमेंस है, वो लाइब्रेरी जिसमें ये प्लांट्स हम लोग स्टोर किए हुए या ड्राइड प्रिजर्व किए हुए हैं विद ऑल द डिटेल इंफॉर्मेशन दैट यू एवर नीड, that place is known as herbarium। तो सपोज फॉर एग्जांपल है ऑर्किड्स, सबने सुना होगा, कुछ जनों ने नहीं भी सुना होगा। ऑर्किड्स नामक एक फ्लावर होता है, अब इंडिया में वो बड़े रेयर है। अभी आजकल न्यू टेक्निक्स के कारण हम लोग उन्हें ग्रीन हाउसेस वगैरह में उगा सकते हैं, तो टेक्निकली ऑर्किड्स आर नॉट फाउंड और अदर दे आर नॉट ग्रोन इन इंडियन रीजन, मोर उसको हॉट क्लाइमेट चाहिए, इक्वेटर के आसपास का चाहिए, सो बड़ा रेयर फ्लावर होगा इंडिया में। बट हमें फूलों की दुकान में ऑर्किड्स पे मिलते हैं और वो महंगे होते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज उन्हें ग्रो कराना पड़ रहा है। पर मुझे उसकी जानकारी चाहिए, उसको क्या क्लाइमेट चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, वो सब जानकारी में अगर हर्बेरियम में जाऊँ तो मुझे हर प्लांट का स्पेसिमेन आज की डेट में हमें प्रिजर्व मिलता है, उसकी जो भी जानकारी है, सीड कैसा दिखता है वगैरह वगैरह सब वहाँ मिलता है। वी कैन गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मतलब उसके लिए मुझे पूरा अफ्रीका जाने की जरूरत नहीं, अफ्रीका के जंगल में जाने की जरूरत नहीं ढूंढने के लिए। आई कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हर्बेरियम, इवन आई कैन सी द स्पेसिमेन आल्सो। ऑब्वियसली वो ड्राइड स्पेसिमेन होने वाला है, लाइव स्पेसिमेन तो नहीं, बट श्योरली वी विल बी एबल टू सी दैट प्लांट। सो ये हर्बेरियम का काम होता है, ठीक है। सो ये हर्बेरियम का काम होता है। सो आई विल जस्ट ड्रॉप दिस ऑफ। नेक्स्ट जो है वो है बोटानिकल गार्डन्स। नाउ व्हाट आर बोटानिकल गार्डन्स? अब ये तो थे ड्राइड स्पेसिमेन, पर मुझे अगर किसी प्लांट पे रिसर्च करना है, उसके अंदर का केमिकल एनालिसिस, खास करके लेबोरेटरीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, फार्मा कंपनीज होती है जो रिसर्च करती है, अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड उनके ऊपर जब रिसर्च करना तो हमें उन्हें ग्रो करना पड़ेगा। मैं बार बार विदेश जाकर क्या प्लांट लेके आ नहीं सकता है, बार बार इतना मुझे ट्रैवलिंग नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, एक लोग ऑब्वियसली बोटैनिकल गार्डन्स कैसे होते हैं, ये भी इट वाज द फर्स्ट बोटैनिकल गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड अगेन बाय दैट सेम साइंटिस्ट, इटालियन प्रोफेसर ही वाज, सो दैट वाज टैक्सोनॉमिस्ट एंड प्रोफेसर एंड टैक्सोनॉमिस्ट, दैट इज लुका गिनी, उसने ही स्टार्ट किया था। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे अब लाइव प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं सॉइल में, जैसे सब नासिक, जैसे नासिक में अगर हम बात करें तो बोटैनिकल गार्डन भी है, जैसे हमारा पांडवलेने के साइड पे एक है, तो उसमें अगर हम देखें तो जो एक्चुअली नासिक में ग्रो नहीं करते, हमने वहाँ ग्रो किए हैं, ठीक है। मतलब देश के अलग अलग जगहों से कुछ, जैसे नागकेशर का हो गया, अलग अलग प्लांट से कुछ मेडिसिनल प्लांट्स खास करके वो हमने वहाँ ग्रो किए हैं, ताकि लोग देख सके कि वो कैसे होते हैं, फूल कैसे, सो दैट फॉर स्टडीज, सो फॉर साइंटिस्ट, देन जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो विच आर लर्निंग दैट पैथी और दैट व्हाट यू कैन से सब्जेक्ट रिगार्डिंग दैट बॉटनी वगैरह, उस उनके इंफॉर्मेशन के लिए हम ये प्लांट्स लाइव ग्रो करते एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में। सो प्लेस वेयर एक्चुअल लाइव प्लांट्स आर ग्रोन व्हिच आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कोई भी कंट्री हो सकता है या रीजन हो सकता है। सो ये उसका है। कुछ फेमस बोटैनिकल गार्डन्स है, जैसे बोटैनिकल गार्डन सबसे ओल्डेस्ट है एंड सबसे बड़ा है, which is in London Kew, almost I think so 30,000 different species are grown over there. इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है, दैट इज कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, एंड इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज इन लखनऊ। सो these are the main features of botanical garden. So basically for study purpose हम वहाँ पे लाइव प्लांट देख सकते हैं,
उनके सैंपल्स ले सकते हैं, सो दैट वी कैन स्टडी देम। सबको समझा है? सो दिस इज बोटानिकल गार्डन। सो वहां पे हमको लिटरली उनके स्पेसिमेंस, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्चुअली देखने को मिल सकते हैं। सो ये है। नेक्स्ट इज द म्यूजियम। म्यूजियम सबने देखा होगा, बेसिकली वही होता है मेजॉरिटी, अगेन यहाँ पे डेड स्पीशीज है बट यहाँ पे ओवरऑल सभी चीजों का है, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनके प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस होते हैं। जैसे एनिमल्स अगर हो गए, जैसे छोटे कीड़े हैं तो उन्हें ड्राई करके उनको टिन किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में, ताकि वो डिकम्पोज ना हो, बिकॉज़ फॉर्मल्डिहाइड इज लाइक अ डिसइंफेक्टेंट एंड इट कैन किल पैथोजेंस, सो इट विल प्रिवेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ दैट एनिमल। कुछ एनिमल्स जैसे छोटे छोटे होते हैं, जैसे लिजर्ड्स होते हैं, या ये छोटे बर्ड्स हो गए, स्नेक हो गए, छोटे स्नेक, डेड स्नेक्स हो गए, तो हम इन्हें क्या करते हैं फॉर्मलिन सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, सो कैन सी द फीचर्स। सो वैसे डेड एनिमल्स का प्रिजर्वेशन करके रखा जाता है। कुछ बड़े एनिमल्स देखे होंगे, कभी म्यूजियम में गए रहेंगे, बड़ा सा लायन दिखता है तो उसको क्या किया जाता है, स्टफ करके, जो लायन कभी डेड हुआ होगा उसके अंदर के सारे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह निकल के, जो स्किन है उसके अंदर उसको स्टफ करके उसको एक मैनिक्विन जैसे उसको बना देते हैं, तो एक्सटर्नली पूरा रियल एनिमल जैसा दिखता है। या जैसे देखा रहेगा लोगों के दीवारों पे हेड्स लगे होते हैं ऑफ वेरियस एनिमल्स, तो वो भी जनरली स्टफ करके भरे रहते हैं, तो उस आर्ट को उसे कहते हैं टैक्सीडर्मी, उसे कहते हैं हम लोग टैक्सीडर्मी। सो बड़े एनिमल्स के लिए हम ऐसा जरूर करते हैं, ठीक है। सो ये एक तरीका, यहाँ पे भी मैं वो एनिमल देख सकता हूँ, उसके बारे में जानकारी भी, इवन उसके बाद जो मैं अगर हम देखते हैं जो स्पेसिमेन होता है उसके बाद में कुछ रिटन इन्फॉर्मेशन भी हमें म्यूजियम में मिलती है कि ये कहाँ पे मिला था, उसको कैसे, रादर उसके कुछ फीचर्स भी हमें एक्सप्लेन वहाँ मिल जाते हैं। सो कुछ जैसे अभी डायनासोर्स है, अभी उनका जो फॉसिल्स है वो हमें म्यूजियम में ही मिलता है। सो इन ऑर्डर टू स्टडी देम, सो उनकी हड्डियों से, उनके दांतों से पता कर सकते हैं कि वो कार्निवोरस रहे होंगे कि हर्बिवोरस रहे होंगे। सो उनके फॉसिल्स से हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है। ऑब्वियसली कोई लाइव नहीं है जिसके ऊपर हम सब देख सके। सो जो तुम ये पिक्चर देखते हो जुरासिक पार्क वगैरह, तो जनरली इन्हीं फॉसिल्स को स्टडी करके यहाँ पे, क्योंकि उस वक्त तो कोई इंसान उधर रहा होगा बट ऑब्वियसली अभी तक तो कोई जिंदा नहीं है, एंड दैट वाज व्हाट यू कैन से द ह्यूमंस वर इवॉल्विंग ड्यूरिंग दैट टाइम, जुरासिक एज में ह्यूमंस वर इवॉल्विंग। सो ये जानकारी तो किसी के पास नहीं कि वो कैसे दिखते होंगे, बट हम उनके बोन स्ट्रक्चर से उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मैसिव ये जायंट्स रहे होंगे इस धरती पे। सो म्यूजियम भी हमें काफी हद तक जानकारी प्रोवाइड करता है ऑफ द डेड वंस, एनीवन कुछ अभी भी लिविंग है बट जो मरे हैं वो भी हम उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे स्टफ्ड एनिमल्स वगैरह वो सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और है, दैट इज ज़ूलॉजिकल पार्क्स। यहाँ पे डायरेक्टली लाइव एनिमल्स हमें, वाइल्ड एनिमल्स, जिंदा एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हम सादी भाषा में जू बोलते हैं, ठीक है। तो जू में एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स को एक केज एनवायरनमेंट में, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, एंड कोशिश की जाती है उन्हें उनके जो हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं उनके जैसा ही उन्हें यहाँ पे माहौल मिले, ताकि हम उन एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर सके, उनका बिहेवियर स्टडी कर सके, उनका ब्रीडिंग पैटर्न वगैरह वगैरह। सो दैट जब इनका कभी कंजर्वेशन, जैसे करंटली लायन, टाइगर्स की अगर हम इंडिया में बात करें तो काफी उनकी पॉपुलेशन घटी है, तो जब हम इन्हें जूस में रखते हैं, वी स्टडी व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन ईट, कौन सा फूड इनके लिए नरिशिंग है, देन कब ब्रीड करते हैं, कितने बच्चे देते हैं, कितना टाइम लगता है फॉर ब्रीडिंग, तो ये सब वी कैन स्टडी, सो दैट हम इनके ब्रीडिंग करा के इनका नंबर बढ़ा सके, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे एनिमल्स नेचर में कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं फूड साइकिल, अपना फूड चेन में, फूड वेब में। सो ये बहुत जरूरी है। सो दे आर आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, सबने पढ़ा होगा प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, लोअर स्टैंडर्ड्स में, तो ये उसी के ऊपर है। सो उनसे भी हमें उनकी जानकारी पूरी मिल सकती है, तो हमें लाइव एनिमल्स देखने को मिलते हैं और उधर से ही हम लोग उनकी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। फीचर्स क्या है, मतलब मुझे सपोज एग्जांपल लायन का क्लासिफिकेशन करना है, तो सिंपल सी बात है, लायन मुझे दिख रहा है, एनिमल के फीचर्स क्या क्या है वो सब हम लोग देख सकते हैं। सो इन दिस वे नाउ कुछ और छोटे छोटे टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, बस ये छोटे से हैं। एक्चुअली इन सबको हम कीज बोलते हैं, और उससे पहले की क्या है हम पहले वही देखते हैं। देखो, टैक्सोनॉमिकल एड टू क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो की क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, व्हेन आई से फिशेस, फिशेस में तो बहुत सारे आते हैं, ठीक है।
बट की मतलब क्या होता है, तो हम उनके कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, डिफरेंसेस को चूज करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो सिर्फ बोनी मतलब स्केलेटन देखते हैं, अगर इंटरनल स्केलेटन ऑफ फिशेस, तो जैसे कि एग्जांपल है शार्क, अगर देखो तो उसमें कोई हड्डी नहीं होती, वो पूरा कार्टिलेज का होता है। तो सिंपल सी बात है, हम देखते हैं बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब हड्डी एक ही कार्टिलेज, सो ये ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक ही है स्केलेटन, तो उसके कॉन्ट्रास्टिंग दो अलग अलग। तो फिर हमने क्या किया, फिशेस को दो कैटेगरी में बांट दिया, कॉन्ड्रियोस्टिस, ऑस्टियोस्टिस। कॉन्ड्रियो मींस कार्टिलेज वाले फिश जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना है, ऑस्टियो मींस बोन, तो जिन फिशेस की हड्डी या इंटरनल स्केलेटन बोन से बना है। सो कैसे, ये जो स्टेटमेंट हो गया कार्टिलेजिनस वाले, तो हम इसे कहते हैं लीड। तो स्टेटमेंट इन की कि जिसके पास हड्डी है वो ऑस्टियोस्टिस, जिसमें कार्टिलेज है वो कॉन्ड्रियोस्टिस। तो ये क्या हो जाता है, ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एक्सिस, तो ये क्लासिफाई करने में मदद कर रहा है। तो फिश तो ओवरऑल बहुत सारे, बट फिर ये जो कैरेक्टर है ना स्केलेटन, तो स्केलेटन के ऊपर जो हमने स्टेटमेंट दी कि कार्टिलेज का होता है तो कॉन्ड्रियोस्टिस एंड ऑस्टियो का हुआ तो ऑस्टियोस्टिस, मतलब वो बोनी फिशेस है। सो दैट स्टेटमेंट इन की इज नोन एज लीड। तो ये हमें क्या कर रहा है, क्लासिफाई करने में मदद करे। इट इज गिविंग यू अ लीड कि मैं इसको कॉन्ड्रियो में डालो या शार्क को कॉन्ड्रियो में डालो इंस्टेड ऑफ ऑस्टियो, या रेगुलर अपनी गोल्ड फिश देखते हो जो एक्वेरियम्स में होती है, तो ऑब्वियसली इट्स अ बोनी फिश। सो ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे उसका इंटरनल स्केलेटन हड्डियों से होता है, ऑस्टियो क्या है मतलब रेगुलर उसमें हड्डियों की जो प्रोटीन होती है ऑसीन एंड कैल्शियम वगैरह से वो बना है। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्केलेटन बता देता है कि वो बोनी फिश है या कार्टिलेजिनस फिश। तो इन्हें हम कहते हैं कीज, और ये सब कुछ हमें टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं कि ये फिश कार्टिलेजिनस है, ये फिश बोनी है। सो ये फीचर्स हमें बताते हैं। सो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें लीड कहते हैं, बट ये की है जो क्लासिफिकेशन में हमें मदद करता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट और मदद करते हैं, जैसे टर्म है फ्लोरा। तो जैसे अगर सपोज वेस्टर्न घाट्स है, तो फ्लोरा मतलब उस वेस्ट, अभी पर्टिकुलर एरिया मैंने बताया वेस्टर्न घाट सबको पता है, इंडिया का वेस्ट पोर्शन है जहाँ पे पूरे वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस है, व्हिच लिटरली स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ दैट गुजरात का छोटा सा हिस्सा एंड महाराष्ट्र का स्टार्टिंग से पूरे नीचे केरला तक वो एंड हुए हैं। सो जो पूरे वेस्टर्न घाट्स है, तो मैंने वो एक रीजन तुम्हें बता दिया कि वेस्टर्न घाट्स, तो उस एरिया में पाए जाने वाले अलग अलग प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन होगा हम उसे फ्लोरा कहते हैं। तो लाइफ, प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ टाइम। सो लिटरली हम देखते हैं कि इस एरिया में कौन से, जैसे इवन इफ हम साउथ सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में देखें तो ज्यादातर नीलगिरी, यूकेलिप्टस, मतलब दीस काइंड ऑफ ट्रीज आर फाउंड। ऊपर अगर देखते हो वेस्टर्न घाट्स में थोड़े मैंगो, जामुन वगैरह। सो कैसा होता है, एक एरिया फिक्स होता है कि सर्टेन लोकेलिटी में सर्टेन प्लांट्स काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। साउथ में देखो तो सैंडलवुड के काफी प्लांटेशंस मिलते हैं, सो वो एरिया में ज्यादा मिलता है। सो फ्लोरा तुम्हें जस्ट एक आइडिया देता है कि एक आधे सेक्शन में सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लांट्स कौन से डोमिनेटिंगली वहां मिलते हैं, कौन से सेक्शन में कौन सा प्लांट, तो दिस गिव्स यू अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट। तो फ्लोरा ये होता है। मोनोग्राफ, नाम में नहीं है, मोनो मींस सिंगल एंड ग्राफ मींस उसका एनालिसिस। तो जैसे एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स की बात है, चलो मैं एलिफेंट्स बोलता हूँ। सो पूरे वेस्टर्न घाट्स में एलिफेंट्स कितने हैं, किधर है, तो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है दैट इज थ्रू अ मोनोग्राफ। सो डिस्क्राइब्स एनी वन बायोलॉजिकल सिलेक्टेड ग्रुप। तो मैंने बोला ना एलिफेंट्स, ठीक है, एलिफेंट्स है और वो एक सर्टेन एरिया में, जैसे मैंने एक एरिया प्रिस्क्राइब किया दैट वाज द वेस्टर्न घाट्स, तो किधर मिलते हैं ज्यादा, फिर कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है, काउंटिंग भी की जाती है, तो उसकी जानकारी हमें थ्रू मोनोग्राफ, तो उसमें सारी डिटेल दी जाती है कि इस एरिया में ज्यादा है, इस एरिया में कम है, ऑल दैट स्टफ। सो दैट इज सेड टू बी मोनोग्राफ। या अगर मैंने बोला गेंडे किधर है, तो आसाम साइड में बताऊंगा। सो एरिया में ज्यादा, कितने गेंडे हैं, ठीक है, आधे ग्रोइंग, आधे आर इन डेंजर, कम हो रही है संख्या। तो इन चीजों से हमें मदद मिलती है कि उन एनिमल्स को ट्रैक करने की, या सर्टेन ऑर्गेनिजम्स को ट्रैक करने की, उनके एरिया, फिर देख रहे हो कि वो फल फूल रहे कि नहीं। जैसे प्लांट्स के मामले में कि इफ द प्लांटेशन बड़ा है 10 सालों में, अगर हम एनालिसिस करें तो ये प्लांटेशन बड़ा है, तो हम बोलेंगे इस प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इट इज फ्लरिशिंग ओवर देयर। इफ ड्यू टू सम ह्यूमन इंटरवेंशन इट इज डिक्रीजिंग,
सो हम बोलेंगे कि डिक्रीजिंग तो हम उन्हें कंजर्वेशन कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये सब एनालाइज करने में हमें मदद मिलती है। मैनुअल्स सिंपल, मतलब एक ग्राफ से सपोज मैं अगर किसी नेशनल पार्क में गया तो मुझे उस एरिया का पता होना चाहिए कि किधर क्या क्या है, ठीक है। सो मतलब उधर का से होटल किधर है, या मतलब नेशनल पार्क के बाहर होता है, सो एंट्री कहाँ से है, फिर किस जोन से उधर तालाब किधर है, माउंटेन किधर है, तो मुझे जो एक मैनुअल दिया जाता है तो उसमें सारी चीजें मेंशन होती है। फिर उसमें ये भी मेंशन होता है कि उस एरिया में क्या क्या दिख सकता है, जैसे डियर है, लायन सॉरी टाइगर्स है, मोर है वगैरह जो भी है, जो उधर के हैबिटेट है, लेपर्ड है, ये जो भी है। सो उस मैनुअल में प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट गिवन एरिया कि उस एरिया में क्या है, क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, एलिफेंट्स वगैरह जो भी। सो जैसे एग्जांपल एक दे रहा हूँ मैं मैनुअल का, जैसे अगर हम सपोज किसी थीम पार्क जाते हैं, सपोज एक इमेजिका ले लो, तो इफ यू गो एट द एंट्री तो तुमको एक छोटा सा पेपर मिलता है जहाँ पे कौन सी राइड किधर है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन गो, तो ये तुम्हें मदद करता है पूरे एरिया को एक्सप्लोर करने में। वैसा ही है कि कोई नेशनल पार्क है, कोई जूलॉजिकल, तुम जूस में भी जाते हो तो जू का एक तुम्हें छोटा सा पेपर दिया जाता है जहाँ पे नक्शा टाइप होता है, तो यहाँ पे तुम्हें बताया जाता है यहाँ पे लायन का केज है, यहाँ पे एलिफेंट्स है, यहाँ पे वाटर मतलब लाइक क्रोकोडाइल्स है, बर्ड्स है, ऑस्ट्रिच वगैरह। सो उधर बताया जाता है जूलॉजिकल पार्क में किधर क्या क्या है, किधर टॉयलेट्स है, जो भी है, हम उधर का पूरा एक नक्शा बोल सकते हैं। सो दैट इज द मैनुअल। एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क्स मतलब क्या, तो अब तक हमने जो देखा जूलॉजी पार्क्स में तो सिर्फ एनिमल्स होते हैं, ये डेड होते हैं, बॉटनिकल में सिर्फ प्लांट्स होते हैं। पर बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में एग्जांपल तो अगेन वेस्टर्न घाट से देता हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया है, वो उधर के माउंटेन्स, उधर का जंगल, वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि उधर दो चीजें, एक तो ऑब्वियसली उधर प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है, उनको कंजर्व करने के हिसाब से हमने उनको प्रोटेक्टेड रखा है, प्लस उधर कुछ नेशनल हेरिटेज पे जैसे फोर्ट्स है हो गए, ठीक है, जैसे शिवाजी महाराज उनके पूरे डायनेस्टी के उधर अलग अलग फोर्ट्स है, तो उनका भी प्रिजर्वेशन हम करते हैं ताकि हम उधर के एनिमल प्लांट स्पीशीज के अलावा उधर की जो नेशनल हेरिटेज है, कोई मॉन्यूमेंट्स हो गए, जैसे इवन औरंगाबाद में केव्स है, ठीक है, या उधर के मतलब अजंता केव्स वगैरह है, तो वो जो हेरिटेज है, नेशनल हेरिटेज है, उसको भी प्रोटेक्ट हमें करना है। उधर के एनिमल्स प्लांट्स को कर ही रहे हम लोग प्रोटेक्ट, बट उधर के नेशनल हेरिटेज को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो वो जो एरिया है जहाँ पे ये सब कुछ है, तो ये मैन मेड कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं दूसरे, जैसे एग्जांपल हो गया तो जिसमें अभी जस्ट ये फोर्ट्स हो गए वगैरह, सो इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। तो तुम इन सब चीजों को मतलब प्लांट्स एनिमल्स के साथ साथ ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या कुछ स्ट्रक्चर्स जो बनाए गए हैं इंसानों ने, वो भी हम लोग वहां पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो hope so this is the end of the chapter, so hope so you understood this and you like this lecture. So please guys, like, subscribe and hit the bell icon for the further notification. Bye bye.